नमस्कार, स्वागत आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर रेणु जांगिड़ जी। आप वर्तमान में प्रदेश सभा राजस्थान में महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पद पर आसीन हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। मैम, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा जन्म जोधपुर में हुआ है जी। और एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती हूँ जिन्होंने न केवल राजनीतिक और सामाजिक मगर हर पटल पर अपना एक अच्छा वजूद रखा है। मेरे 4 ब्रदर्स हैं, जी। 3 सिस्टर्स हैं हम लोग। मेरे पिताजी 36 कौम की राजनीति की है और वो बहुत चहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने न केवल विश्वकर्मा समाज बट सभी समाजों का सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने पूरा अपना जीवन दिया है। जी। एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसका समाज ऋणी था, क्योंकि उन्होंने 2 स्कूल्स, आपको जैसा कि पता होगा, जोधपुर में विश्वकर्मा पब्लिक स्कूल, शास्त्री नगर में जो एक बहुत बड़ा भूखंड और जो आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं, वे उन्हीं के अथक प्रयासों का परिणाम है। और इसके साथ साथ उन्होंने रातनाड़ा में एक और स्कूल जो कि उन्होंने अपने जन सहयोग से बनवा कर सरकार को सौंपी है और आज वहां पर जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल संचालित हो रहा है। जी, बहुत बढ़िया। मेरे पति श्री सीमेंट में एक जीएम पोस्ट पे कार्यरत है। जी। पुत्री मेरी डॉक्टर हैं और पुत्र मेरा जो है वो एमबीबीएस फाइनल ईयर में अध्ययनरत है। बहुत बढ़िया। मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, समाजशास्त्र पढ़ाती हूँ और 19 साल जो है मैंने गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में सेवाएं दी हैं और वर्तमान में गवर्नमेंट कॉलेज मगरा पूंजला जोधपुर में पदस्थापित हूँ। बहुत बढ़िया। मैम, शिक्षा के बारे में बता दीजिए आपका। मेरी प्रारंभिक शिक्षा कॉन्वेंट स्कूल सोफिया स्कूल जोधपुर में हुई है। जी। 12th करने के बाद मेरी कॉलेज शिक्षा और उच्च शिक्षा भी जोधपुर में ही पूरी हुई है। इस शिक्षण क्षेत्र में आने से पूर्व मैंने आरएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और आरएस अलाइड में मेरा चयन हुआ, बट उसी समय मेरा कॉलेज एजुकेशन में भी सिलेक्शन हो गया था, तो मैंने कॉलेज एजुकेशन की जो नौकरी है उसे चुना और आज मैं प्रोफेसर पद पर हूँ। बहुत बढ़िया। मैम, समाज सेवा की तरफ आपका रुझान कैसे आया और आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में कहा कि बचपन से मेरे पिता मेरे लिए एक रोल मॉडल रहे हैं। जी। मैंने बचपन से देखा कि वे पहले कांग्रेस में, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में कहा, वे 2 बार जोधपुर के नगर परिषद के चेयरमैन रह चुके हैं। अशोक गहलोत जब प्रथम बार मुख्यमंत्री थे तब वे मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में उनके विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने बहुत कार्य किया है। 36 कौम की और लगभग 50 साल तक उन्होंने जो है अपना पूरा जीवन दिया है समाज और न केवल विश्वकर्मा समाज पर संपूर्ण जोधपुर के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया है। तो जब बचपन से ही मैंने उनको देखा और वो मेरे रोल मॉडल रहे, तो मुझे लगा है हर व्यक्ति अपने लिए तो सभी लोग जीते हैं। बिल्कुल। और अपनी जो बेसिक जो नीड है, जो भी हमारी आवश्यकता होती है, उसको पूरा करने के बाद जब भी हमें समय मिलता है, मुझे लगता है कि एक क्योंकि हम समाज में रहते हैं, समाज हमें पहचान देता है, तो हम कहीं ना कहीं समाज के ऋणी होते हैं। तो उस ऋण से उऋण होने का एक ही एरिया है, या हम ये कहेंगे एक ही रास्ता है कि हम जो है अपना जितना भी समय मिले समाज उत्थान और समाज कल्याण की बात करें और जहां तक हो अपना सहयोग करें। बहुत बढ़िया। मैम, बात आती है जब समाज सेवा की, तो समाज सेवा और परिवार आप दोनों में किस तरह से सामंजस्य बैठा पाते हैं, उसके बारे में बताएं थोड़ा। देखिए, ये नो डाउट थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि मैं वर्किंग वुमेन भी हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ाती भी हूँ और परिवार भी मेरा है, तो उसके साथ साथ ये मुश्किल तो होता है, पर अगर आपकी इच्छा शक्ति होती है तो मुश्किल जैसी कुछ चीज नहीं होती है। महिलाएं प्रदेश सभा में अधिक से अधिक संख्या में जुड़े, उसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि हमें एक वन वे नहीं, 2 वे प्रोसेस होना चाहिए। 2 वे प्रोसेस का मतलब यहाँ है कि हमारे यहाँ बैठे जो विभिन्न पदों पर कार्यकारिणी में, और हमारे चाहे वो राष्ट्र की कार्यकारिणी हो चाहे प्रदेश की कार्यकारिणी हो, उनको चाहिए कि एक हम प्लेटफॉर्म दें, एक ऐसा वातावरण बनाए जहाँ महिलाएं चलकर आए। जी, पहला। दूसरा, महिलाओं को खुद को चाहिए कि जब हम बार बार अपने अधिकारों की बात करते हैं, हम कहते हैं कि
हमारे लिए ये होना चाहिए या हमें ऐसा वातावरण मिलना चाहिए, जी, तो कहीं न कहीं हम भी अपनी भूमिका उसमें अपना योगदान करें और वहाँ भी जो बैठे पदों पर जो लोग बैठे हैं, उनको भी ऐसा चाहिए कि एक वातावरण तैयार करें और उस वातावरण में जो है, जैसा कि मैंने आपको कहा टू वे प्रोसेस है जी, और उस वातावरण में जब एक बड़ा जिसे हम कहते हैं ना एक अच्छी-सी भूमि तैयार हो जाएगी, तो जी, स्वतः जो है फूल जो है अंकुरित हो जाएँगे, बिल्कुल, पेड़-पौधे अंकुरित हो जाएँगे, तो हम महिलाएँ जो है स्वतः ही चलकर आएँगी और निश्चित ही उनके कल्याण की बात हम करेंगे। बहुत बढ़िया। मैम अपने कार्यकाल में आप और क्या भावी योजनाएँ आपकी हैं महिलाओं को लेके? देखिए, मेरा मुख्यतः फ़ोकस जो है, वह महिलाओं के लिए सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाएँ, जी, चाहे वे छात्रवृत्ति संबंधित हो, चाहे वे स्कूटी संबंधित हो जी, या चाहे उनके आर्थिक उत्थान के लिए हो, उनका प्रचार-प्रसार और उनसे वास्तविक रूप में हम कितनी हमारी बहनों को लाभान्वित कर सकते हैं, जी, ये मेरा मुख्य फ़ोकस रहेगा पूरे टेन्योर में। और एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जो बात मैं मेरे इस कार्यकाल में जो मैंने प्लान किया है, वह ये है कि हम लोग एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म तैयार करने जा रहे हैं कि जिसमें जो भी महिलाएँ विशेष रूप से आर्थिक रूप से जो पिछड़ी महिलाएँ हैं, जी, उन आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को किस प्रकार से आर्थिक रूप से सबल बनाया जा सके। बहुत बढ़िया। उसके लिए हम अलग-अलग वर्कशॉप्स और जैसा कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री रोज़गार योजना में महिलाओं के लिए भी लोन वगैरह की फैसिलिटी वगैरह दी गई जी, है। उनका प्रचार-प्रसार करके और उन लोगों के साथ उनका इंटरैक्शन करवाया जाएगा, जो उनसे ऑलरेडी लाभान्वित या वो जो लाभ ले रही हैं। जी, ताकि उनके आने में वो जो योजनाओं को फॉर्म भरना या किसी तरह की जो समस्या आती जी, है, उन समस्याओं को किस प्रकार से वो सॉल्व कर सकती हैं, इसके लिए हम उन दोनों का इंटरैक्शन जो ऑलरेडी ले चुकी है और जो लेना चाहती है, जब उन दोनों के मध्य जो इंटरैक्शन होगा, उस इंटरैक्शन से मध्य एक क्या होता है आदमी नाम सोच के कि अरे कौन धक्के खाएगा, सरकारी कौन ऑफ़िस सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटेगा, उस चक्कर में बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी योजनाओं का हम लाभ ही नहीं ले नहीं पाते ले हैं। पाते। तो हमारा मुख्य फ़ोकस ये रहेगा कि उन सरकारी योजनाओं का जो ऑलरेडी लाभान्वित है, उनके साथ उन महिलाओं को इंटरैक्शन करवाया जाएगा, जिन्होंने अभी लाभ नहीं लिया है। बिल्कुल, ताकि उनकी आने वाली समस्याओं का समाधान उनके द्वारा किया जाएगा, जो ऑलरेडी लाभ ले रही ले हैं। चुके हैं। और ऐसा 1-2 हमने जैसे आपने मैं ऑलरेडी फ्लोट कर चुकी हूँ, बहुत सारी पीपीटी वगैरह बना के आपने देखा होगा ग्रुप में बिल्कुल, और बिल्कुल वेबसाइट सही। वगैरह में, कि मैं ऐसी पीपीटी वगैरह कि जिसमें एक हेल्पलाइन नंबर भी सपोज़ जैसे मुख्यमंत्री योजना है, जी, छात्रवृत्ति योजना, तो उस योजना को फॉर्म कैसे भरा जाता है, किस तरीके से भरा जाता है, उसका डिटेल देने के बाद मैंने उसमें एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ठीक है, यदि किसी भी छात्राओं को उस फॉर्म को भरने में किसी तरह की कोई समस्या आती है, तो वो उस हेल्पलाइन नंबर को वो कॉल करके अपना जो भी समस्या है, उसका सॉल्व समाधान कर सकती है। जी, तो ऐसे ही मैं इसमें भी जो है एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने वाली हूँ कि यदि किसी को किसी प्रकार की फॉर्म भरने या सरकारी जो प्रक्रिया है लोन उसमें लेने में, दिक्कत उसमें अगर कोई कठिनाई आती है, तो वो उस हेल्पलाइन नंबर के ज़रिए अपनी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। बहुत बढ़िया। समाज में जो महिलाएँ हैं उनको किस तरह का आप मैसेज देना चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समाज में जुड़ पाएँगी और आप लोगों के साथ भागीदारी निभाएँ? देखिए मेरा ये मानना है कि बोलना बहुत आसान होता है, जी, करना बहुत मुश्किल होता है। अ, हम लोग सब सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हमारे यहाँ ऋण, पुरुषार्थ जैसी बहुत चीज़ें होती हैं और हम ऋण में जो है मुख्यतः हमारे यहाँ होता है देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। हमारे जीवन काल में अगर हम उन उन ऋणों से उऋण नहीं होते तो हम मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक एक जो ऋण मैं अपनी सोच से जो है ऐड जी, ऑन करती हूँ जी, कि एक ऋण समाज का भी समाज ऋण है। का बिल्कुल, अगर समाज हमें पहचान दे रहा है, समाज हमें एक आप कहीं भी मूव करते हो सोसाइटी में, आप सरनेम लगाते हो अपना जांगीड़, एक आपको पहचान मिलती है जी, और वो यदि हमने अपना कुछ भी, थोड़ा बहुत भी, जितनी हमारी कैपेसिटी है, अगर हम उसमें कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो हम उस ऋण से उऋण होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमें कम से कम हमारे ये जो समाज का जो ऋण है, उससे उऋण होने के लिए जितना भी हमारी कैपेसिटी है, चाहे हम जहाँ पर भी हैं, ज़रूरी जी, नहीं है आपको आके कोई पद लेना है या बिल्कुल, कोई कार्य करना है। सपोज़ आप एक
दफ्तर में कार्यरत हो और वहाँ पर यदि आपके पास कोई हमारे समाज का व्यक्ति आता है, तो वहाँ आप उसको किस प्रकार से मदद करते हो, तो आपका एक तरीके से वो ऋण जो है वो आप उसी रूप में बिल्कुल, बिल्कुल। अपने आप को कर पाते हो। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ हैं, जहाँ कार्यरत है, वहाँ आप किस तरीके से सहयोग कर सकते हो समाज को, ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। मैम जैसा कि आप प्रोफ़ेसर हैं, समाजशास्त्र से हैं, तो मेरा एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि समाज में आजकल जो विवाह का प्रचलन चल रहा है, उसमें कि किस तरह से फ़िज़ूल खर्ची लग रही है और किस तरह से उसको चेंज किया जा रहा है, जो परिदृश्य है, उसके बारे में आप क्या प्रकाश डालेंगे? देखिए परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होता रहता है। विवाह संस्कारों में भी परिवर्तन बहुत तेज गति से आया है जी। और उसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कारण है जिसको हम कहते हैं भौतिकवाद की वजह से। मटेरियलिज्म बढ़ा है, कंज्यूमरिज्म बढ़ा है, इसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आए हैं और ये आने की वजह से क्या हुआ कि हमारे जो मूल्य थे जी। वो मूल्य कमजोर हो गए। पहले विवाह एक धार्मिक संस्कार था, बिल्कुल, अब विवाह क्या हो गया है, एक इवेंट हो गया है इवेंट। जिसमें बकायदा एक इवेंट कंपनी आती है, वो आपके सारे प्रोग्राम्स को जो है चॉक आउट करती हैं, बहुत ज़्यादा पैसे की खर्च होता है, इवन आपका ड्रेस कोड भी जो है वो तय किया जाता है। तो इसको मुझे लगता है कि हमें थोड़ा-सा वापस पुनः विशेष रूप से युवाओं को, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पहल कौन करता है, जिसका विवाह होने वाला होता है जी, और दूसरा कौन पहल करता है कि जो समाज के समृद्ध लोग हैं बिल्कुल। या जिनके पास पैसा अधिक है। अब जिनके पास पैसा ही नहीं है वो क्या इवेंट करेगा? इवेंट कौन करेगा? जिसके पास पैसा है। तो उनको ये चाहिए, क्योंकि हमेशा परिवर्तन जब होता है वो ऊपर से नीचे की ओर बड़ी आसानी से होता है, बिल्कुल, नीचे से ऊपर की ओर बड़ा मुश्किल से होता है। तो उन लोगों को चाहिए कि हम इसको मिनिमलिस्ट, मिनिमम। मैं तो नहीं कह सकती ज़्यादा, क्योंकि लोग बाग थोड़ा उनको लगेगा हमारा विवाह है और हम बहुत कम खर्चे में करें तो उनको थोड़ा शायद ठीक नहीं, बट हम कुछ ऐसा करें कि हम संस्कारों को प्राथमिकता ज़्यादा दें और इस कंज्यूमरिज्म को या इतना ज़्यादा जो खर्चा फिजूल खर्ची ड्रेस पे, आपके रिसॉर्ट पे 2-2 3-3 दिन जो है होटलों में जो है बुकिंग करा के विवाह करना, इस बिल्कुल, पर मेरे हिसाब से कड़े रूप से जो है इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए बिल्कुल। और इसकी शुरुआत हमारे समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जी। जिनके पास पैसा है, पहल उनको करनी चाहिए। मैम समाज की युवा पीढ़ी के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं युवा पीढ़ी से मेरी बहुत सारी अपेक्षाएँ हैं। जी, अ, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष हो और विशेष रूप से महिलाओं से, बालिकाओं से, क्योंकि बहुत सारी एक्चुअली जो हमारे संस्कार की वहीकल होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, क्योंकि अगर एक पुरुष को पढ़ाओगे आप या एक पुरुष की विचारधारा जो है वो कुछ लोगों को प्रभावित करेगी, मगर एक स्त्री की जो विचारधारा है या वो जिन संस्कारों को, मूल्यों को आगे लेके जाती है, वो पूरे परिवार, न केवल खुद के मगर जिस परिवार में उसका विवाह होगा उस परिवार को उतना ही प्रभावित करती है। बिल्कुल, तो महिलाओं पे ये जिम्मेदारी मेरे हिसाब से दोहरी हो जाती है। तो मेरा विशेष रूप से बालिकाओं को ये कहना है कि आजकल चूँकि वे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम और रील बनाना, तो इस पे थोड़ा-सा वे थोड़ा चिंतन मनन करें, क्योंकि बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह है या आपके जो इवेंट्स, निजी इवेंट्स को आप क्लिक करती हैं और उनको आप सोशल मीडिया पे डालती हैं, तो कहीं न कहीं न केवल वो आपके परिवार के लिए मगर आपके खुद के लिए भी ये जो है सही नहीं है। बहुत सारे साइबर क्राइम्स वगैरह बढ़ रहे हैं और दूसरा ये है कि जब हम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है वो हमारे प्राइवेट पल होते हैं, वो हमारे बाय द वे हमारे विवाह के कुछ अगर फ़ोटोज़ वगैरह होती है जो कि हम बहुत बहुत फ़ास्ट स्पीड से ट्विटर पे डालते हैं या फ़ेसबुक पे डालते हैं, जो कि हमें लगता है वो हमारे निजी पलों की यादें हैं जो कि हमें संजो कर रखना चाहिए, मगर जी, उसको डालने से न केवल आपके मूल्यों का ह्रास होता है, मगर कई बार आप प्राइवेसी का। उपहास का बिल्कुल, कारण भी बन जाती हैं। और सबसे इसके अलावा मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि एक जिसे हम कहते हैं ना डिटॉक्स होना, है ना? अगर बिल्कुल। हमने कुछ खा लिया तो हम डिटॉक्स करते हैं अपनी बॉडी को, जी, तो वैसा ही आप जो है कम से कम
एक दिन में आप उतना टाइम दो कि मैं 5 घंटे 4 घंटे जितना भी, ठीक है। चूंकि एजुकेशन आजकल ऑनलाइन होती है, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन है, हम टेक्नोलॉजी को एकदम हटा भी नहीं सकते, उसके बिना हम रह भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल। मगर आप कम से कम अपने आप को ऐसा डिटॉक्स करो कि मैं कम से कम 4 घंटे या 3 घंटे या 5 घंटे या 2 घंटे, और स्पेशली रात से सोने से पहले, कि मैं इसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाऊंगी, या मुझे इसको मेरे बेडरूम में एंटर नहीं करना है, या जी। बिफोर ईटिंग जब मैं परिवार के साथ होती हूँ, अपने पति के साथ होती हूँ या अपने भाई बहनों के साथ होती हूँ, तो मुझे इस चीज को जो है बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि मूल्य जो होते हैं बिल्कुल। वो हमें हम अपने परिवार से, मेरी दादी ने मुझे, मेरी माँ को कहा, मेरी माँ ने मुझे कहा, मैं अपनी बेटी को कहूंगी, तो ये जो मेमोरी होती है, ये जो जनरेशन का कन्वर्सेशन होता है, जी, जी। वो मोबाइल और मीडिया द्वारा नहीं होगा। नहीं होगा। वो हमारे, और वो यादें हमें नहीं रहेगी। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, आज मैं अगर मैं किचन में कुछ बनाती हूँ, तो मुझे याद आती है मेरी माँ ऐसा करती थी, मेरी बिल्कुल। दादी ऐसा कहती थी। तो ज्यादा से ज्यादा हो इंटरेक्शन अपने परिवार वालों के साथ करो, अपने रिश्तेदारों के साथ करो, और अपने फ्रेंड सर्कल्स। अब आपसे कोसों दूर बैठा है, यदि फेसबुक फ्रेंड है, तो जो आपसे बहुत किलोमीटर दूर, माइल्स अवे बैठा है, जी। उनसे आप अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हो, तो मुझे लगता है उससे बेटर है कि आप अपने घर घर में, में अपने शेयर। परिवार में, बिल्कुल। अपने मित्र मंडली, अपने परिवार, अपना माता-पिता, उनसे करो तो ज़्यादा ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो थोड़ा मेरे को लग रहा है कि मीडिया से डिटॉक्स होने की, मोबाइल से डिटॉक्स होने की सख्त आवश्यकता है। देखिए, जैसा मैंने आपको कहा ना कि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। हम बहुत सारी एजुकेशन हमारी ऑनलाइन होती है। इवन अगर मुझे रिज़र्वेशन भी कराना है, तो बिना मोबाइल के या नहीं, बिना इंटरनेट मुश्किल के, है। बिना लैपटॉप के मेरा काम नहीं चलेगा। तो इनएविटेबल है, हम उसको, टेक्नोलॉजी को हमारी ज़िंदगी से पूर्ण रूप से नहीं निकाल सकते हैं। मगर हमें कुछ समय सीमा तय करनी होगी कि हमें इन-इन कामों के लिए रखना है, इन-इन कामों के लिए इस्तेमाल करना है। बट यदि जब हमारे परिवार की बात आती है, हमारे निजी पलों की बात आती है, हमारे परिवार के साथ इंटरैक्शन की बात आती है, तो उसमें हम इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करते हुए आमने-सामने, स्पेशली ड्यूरिंग वी आर हैविंग फूड, अगर जब हम खाना खा रहे हो या सुबह हम उठते हों, तो बिल्कुल। कुछ पल ऐसा निकालें कि हम अपने परिवार के साथ इंटरैक्शन करें। क्योंकि आज की सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? पेरेंट्स को नहीं पता होता है बच्चे कब सोते हैं, कब उठते हैं, और ना बच्चों को पता होता है। बस रेडी रहता है खाना, और बच्चे आते हैं और उठ के खा लेते हैं, बिल्कुल। और फिर बाद में पेरेंट्स कहते हैं हमें पता नहीं, बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं। तो कहीं न कहीं माता-पिता को भी अपनी बिल्कुल। भूमिका पर एक उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है, और बच्चों को भी किस तरीके से सोशलाइज़ करना है, ये जी। पेरेंट्स की। तो मैं ये कहूँगी, आज के युग में परिवार की, और विशेष रूप से माँ-बाप की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। उनका सामाजीकरण करने में, पहले सामाजीकरण कौन करता था? घर के लोग करते थे। जी। अब आजकल सामाजीकरण, छोटा-सा बच्चा होता है, आप उसको मोबाइल पकड़ा देते हो। अब सामाजीकरण कौन कर रहा है? मोबाइल। सेकेंडरी ग्रुप, मोबाइल कर रहा है, इंटरनेट कर रहा है, मीडिया कर सही। रहा है। तो मीडिया क्या देगा? जो उसके पास है। हम तो, हमारे पास है, वो हम दे ही नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स का, परिवार का विशेष। इम्पोर्टेंट रोल है। उन्हें अपने रोल पर गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि यदि हमारी बेसिक यूनिट परिवार, अगर वो कहीं न कहीं बिखरती है, तो ये समझो हमारे सामाजिक ढाँचा भी जो है बिखर जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि ये हमारे सामाजिक ढाँचे की नींव है। अगर नींव मजबूत रहेगा, परिवार मजबूत रहेंगे, मूल्य मजबूत रहेंगे, तो पूरा ढाँचा भी जो है मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। वरना हमें कहाँ ये ले जाएगा, ये हमारे लिए भी एक प्रश्न चिन्ह है। बिल्कुल सही बात है। और इसकी शुरुआत जो है बच्चों को तो करनी ही करनी है, लेकिन पेरेंट्स को भी करनी पड़ेगी। मोबाइल का जो यूज़ लेना आपने बिल्कुल, बताया, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि पेरेंट्स को ही देख के बच्चे आगे यूज़ लेते हैं नहीं, उसका। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चा भी मोबाइल चला रहा है, फिर हाँ, माँ भी मोबाइल चला रही है, बिल्कुल। और उनको लगता है कि ये ज़्यादा परेशान कर रहा है, ठीक है, इसके हाथ में दे दो मोबाइल, चुप बैठा रहेगा। तो वो हमें, आज की हमारी युवा पीढ़ी को, विशेष रूप से महिलाओं को बहुत सिंसियरली सोचना सोचने वाली चाहिए। बात। हमें बाकायदा, क्योंकि बच्चे बड़ा करना एक बहुत इम्पोर्टेंट टास्क होता है। बिल्कुल, आपके हाथ में एक ऐसा माटी का लोथड़ा दिया है, जिसको आप जो आकार देना जो चाहोगे, शेप। वो हाँ। आकार जो है उसको, जब तक आप इनएक्टिव हो, या आप सही तरीके से उसको उसको आकृति देने में अगर सक्षम नहीं हो, नहीं। तो हमारे सामने वो मूर्त बन के सामने भी नहीं नहीं आएँगे। आएगा।
और साथ ही संस्कार वाली बात भी अपन कर बिल्कुल, सकते हैं कि बिल्कुल, वही बिल्कुल। अपन को शुरू में देनी पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे आज मिलकर। थैंक यू। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ, तब तक देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।